अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स पढ़ने के बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बिहेवियरल इंटरवेंशंस पे बात की थी, जिसमें फर्स्ट पे हमने ABA यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें रीइंफोर्समेंट के ज़रिए हम डिज़ायर्ड बिहेवियर बच्चे से करवाते हैं। सेकंड पे डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग पढ़ा था, जिसमें जो कम्प्लेक्स टास्क होते हैं या कोई भी टास्क होता है, उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और लास्ट में हमने पाइवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग पढ़ा था, जिसमें हमारा फोकस मोटिवेशन और नेचुरल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पे होता है। पिवटल में क्या होता है कि एक कोर स्किल पे हम काम करते हैं। जब कोर स्किल बच्चा सीख लेता है, तो फिर बाकी डोमेन्स में वो ईज़िली काम कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, फ़ॉलो कर लेता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग में कौन-कौन से स्टेप्स को फ़ॉलो किया जाता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्राइटेरिया ये था कि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन ट्रेनिंग बच्चे को कैसे दी जाती है। फर्स्ट पे हमारे पास आता है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। अब हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है, वन वर्बल एंड सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल। वर्बल 7% एंड नॉन वर्बल 93% ऑफ कम्युनिकेशन होती है। अब इन बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग टर्न टेकिंग, कन्वर्सेशनल स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट और सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड करना सिखाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम बच्चे को कैसे सिखाएँगे, इसके लिए हम लोग फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू ट्रेनिंग्स दे सकते हैं और बोर्ड पे चीज़ें ड्रॉ करके भी हम इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्सेशनल स्किल्स की अगर बात करें, तो जिस तरह स्टार्ट हम किसी बच्चे से या किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, हाय, ठीक है? एक तो हम वर्बल यूज़ करेंगे, बच्चे को हेलो, हाय कहना सिखाएँगे। सेकंडली हम अपने जेस्चर्स के थ्रू हेलो, हाय, हैंड वेव करना सिखाएँगे, ठीक है? ताकि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन पे बच्चे की काम किया जा सके। इसी तरह जब बच्चा कोई टास्क पूरा करता है, फ़ौरन से हमने उसको प्रेज़ करना है और प्रेज़ के लिए हम जेस्चर यूज़ कर सकते हैं, हाई फ़ाई, हाई 10। इस तरह के जब भी टास्क अचीव हो जाए, तो इस तरह के जेस्चर जब हम यूज़ करेंगे, तो बच्चा इससे भी नॉन वर्बल एंड वर्बल दोनों कम्युनिकेशन सीख रहा है। देन आई कॉन्टैक्ट है। आई कॉन्टैक्ट कैसे आपने मेंटेन करना है कि जब भी आप बच्चे को कोई कमांड देते हैं या कोई भी काम कहते हैं या किसी भी टास्क में उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो साथ-साथ आपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप उसको हेलो कहना सिखा रहे हैं या हाय-फ़ाई कर रहे हैं, हाय 10 कर रहे हैं, तो पहले आपने बच्चे से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करवाना है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी कमांड्स होंगी, जितने भी टास्क होंगे, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके आपने बच्चे से वो टास्क करवाना है। इसी तरह टर्न टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज़ हैं कि बच्चों को ये चीज़ें तकरीबन जो है ना, वो ग्रुप में सिखाई जाती हैं। ग्रुप में सोशल स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनिशिएट करना सीखता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो वहाँ पे आप एक-एक बच्चे से एक गेम आप लेते हो और फिर एक-एक बच्चे से वो गेम का एक-एक पार्ट करवाते हो, ठीक है? इस तरह से बच्चे में वेटिंग भी आती है और वो अपनी बारी का इंतज़ार भी करता है और इस तरह से करके वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके सोशल इंटरैक्शन बिल्ड करता है। जब हम स्पेशली थेरेपिस्ट पे काम करेंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह फ़ेस टू फ़ेस आपको ये चीज़ें सिखाऊँगी।
सेकंड पे सोशल स्टोरीज़ एंड रोल प्ले आता है। अब सोशल सिचुएशंस को बच्चे को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप उसको स्टोरी सुना सकते हो और रोल प्ले भी करवा सकते हो, ठीक है? बच्चा और आप मिलके भी रोल प्ले कर सकते हैं और अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ है, तो हर बच्चे को एक-एक रोल असाइन करके आप बच्चे को हेल्प आउट करते हो ताकि वो सोशल लर्निंग करे। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव एंड एजुकेशनल अप्रोचेज़। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर टीचिंग। अब यहाँ पे आप विजुअल स्केड्यूल्स बना सकते हो, एक प्रॉपर रूटीन बच्चे की बना सकते हो, देन स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आप बनाते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक्स की एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है? हमने बच्चे को राइटिंग करवानी है, हमने कंप्यूटर पे छोटी-छोटी चीज़ें उसको सिखानी है, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाएँगे, ठीक है? फर्स्ट क्लास में आप रखोगे कि आप बच्चे को एकेडमिक्स का करवा रहे हो, मतलब कि आप उसको ड्राइंग करवा रहे हो या फिर राइटिंग करवा रहे हो, एबीसी करवा रहे हो उसको। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बच्चे के लेवल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? और उसके अलावा जो है कंप्यूटर पे आप उसको कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव कार्टून्स दिखा सकते हो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिखा सकते हो जहाँ पे एबीसी सिखा रहे हों या फिर जहाँ पे कोई प्ले चल रहा हो, कोई एक्टिविटीज़ चल रही हो, तो अगेन बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखानी होती हैं। तो इस तरह से करके बच्चा लर्न कर लेता है कि अभी उसने पेन, पेंसिल कॉपी पे एबीसी लिखना है, ठीक है? अभी मैथ्स का काम करना है, अभी इंग्लिश का करना है और फिर इस तरह से फिर सेकंड क्लास में वो कहता है कि हाँ, अब ये कंप्यूटर की क्लास है, अब कंप्यूटर के थ्रू उसने चीज़ें सीखनी हैं। तो इस तरह करके एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं। फिर अब ब्रेक टाइम हो गया है, अब उसने बाकी बच्चों के साथ बैठ के लंच करना है, शेयरिंग करनी है और इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाते हो। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू आप बच्चे की एंग्ज़ायटी, रिजिडिटी और रिपिटिटिव थॉट्स या बिहेवियर्स को मैनेज करना सिखाते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई भी बिहेवियर जो है हाथों से, पाँव से वो बार-बार कर रहा है, तो आप उसको कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे कि वो उसका रिपिटिटिव बिहेवियर स्टॉप हो जाए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, फिंगर ट्विस्टिंग कर रहा है, तो आप बच्चे के हाथ में फुटबॉल दे सकते हो, आप बच्चे को कलरिंग में एंगेज कर सकते हो, उसके अलावा आप ऐसी एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो, ऐसी गेम्स में इन्वॉल्व कर सकते हो जिसमें उसका हाथ का इस्तेमाल हो, ठीक है? तो जब वो हाथ एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेगा, तो ऑटोमैटिकली जो रिपिटेटिव बिहेवियर है या थॉट्स हैं वो स्टॉप्स हो जाएँगी। इससे ये होगा कि बच्चे के जो रिपिटेटिव बिहेवियर, थॉट्स, एंग्ज़ायटी हो रही है, एक तो उससे बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, सेकेंडली उसकी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, थर्डली कि वो उस एक्टिविटी पे अटेंशन देना स्टार्ट हो जाएगा, एज़ अ रिज़ल्ट उसके ये बिहेवियर्स मैनेज हो जाएँगे। अदर स्पोर्टिव अप्रोचेज़। फर्स्ट वन इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारी सेंसेस क्या हैं, 5 सेंसेस हैं, ठीक है? 5 सेंसेस के थ्रू हम सारी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़ुबान से टेस्ट करते हैं और स्किन से हम टच करते हैं, ठीक है? अब इन बच्चों को जो है वो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ चीज़ों को टच नहीं कर पाते, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर टॉलरेट नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उनकी सेंसेस जो हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है वो किसी चीज़ को टच नहीं करता, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि डिफरेंट गेम्स के थ्रू उसको टच करना सिखाते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसके हाथ में आप उसको फुटबॉल पकड़ा देते हो, ठीक है? कुछ सेकंड्स के लिए पकड़ाते हो, फिर उससे ले लेते हो क्योंकि ये बच्चे चूँकि टच वो नहीं कर पा रहा होता, तो वो जब आप उसको ज़्यादा देर के लिए किसी चीज़ को टच करवाओगे वो एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करना है। पहले कुछ सेकंड्स के लिए आपने उसको फुटबॉल पकड़ाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेकंड्स के लिए पकड़ाना है, फिर उससे ले लेना है, फिर 10 सेकंड्स के लिए पकड़ाना है। तो इस तरह करके टाइम के साथ-साथ पॉसेज़ के साथ आपने उसको ये चीज़ें सिखानी है, ताकि बच्चा रिलैक्स रह के उन चीज़ों को मैनेज कर सके। अब जितनी अच्छी आपकी बच्चे के साथ रेपो बिल्ड हुई होगी ना, उतना ही ये बच्चे आपके साथ परफ़ॉर्म भी करेंगे, ठीक है? उसके अलावा उसको डेली लिविंग स्किल सिखाई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रशिंग करना सिखाना, शूज़ पहनना, शूज़ उतारना,
लेसेस टाई करना, कॉम्बिंग करना, ये छोटी-छोटी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं। अगेन स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग सिखाई जाती हैं। आप विजुअल कार्ट का यूज़ कर सकते हो, मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हो और ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके बच्चे को ये चीज़ें सिखा सकते हो। सेकंड वन इज़ प्ले थेरेपी। इसमें आप क्या करते हो, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ पे काम करते हो, ठीक है? ज़ाहिर तो लग रहा होता है कि हम बच्चे को सिर्फ़ गेम सिखा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ़ गेम सिखाना नहीं होता बल्कि उसके पीछे थेरेपिस्ट का कोई ना कोई गोल होता है, टारगेट होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट है, ठीक है? क्रिकेट बच्चे को हम जब सिखाते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसमें सिर्फ़ एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि मोर देन वन होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 बच्चे होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जब 2 से 3 बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे को अपनी-अपनी जो है वो पोज़ीशन असाइन की जाती है, ठीक है? एक बॉल करवाएगा और एक जो है वो बैटिंग करेगा, एक अगर बॉल इधर-उधर जाती है तो वो लेकर आएगा, ठीक है? हो सकता और आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि कलरफुल बॉल्स का यूज़ कर सकते हो। जब कलरफुल बॉल्स का यूज़ करोगे, बच्चे को कलर का पता चलेगा, बच्चे को बॉल का पता चलेगा, बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की डेवलप होंगी जब वो बॉल को थ्रो करेगा। इसी तरह जब बॉल इधर-उधर जाएगी तो बच्चा रन करके बॉल के पीछे जाएगा, बॉल लेकर आएगा तो उससे उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है? तो अब आप नोटिस करें कि हर जो भी बच्चा जो भी टास्क परफ़ॉर्म कर रहा है, उससे उसकी कोई ना कोई बॉडी पार्ट और कोई ना कोई थॉट्स उसकी इन्वॉल्व है। लास्ट वन इज़ माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ये हेल्प करती है एंग्ज़ायटी और इमोशन रेगुलेशन में, एडल्ट्स में भी और एडोलेसेंट्स में भी। तो माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन क्या है, आपने बच्चे को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है और रिलैक्स रखना है, ठीक है? अब उसके लिए आप बच्चे को सिंपल एक जगह पे बिठा सकते हो, एक जगह रिलैक्स करवा सकते हो और फिर रिलैक्सेशन के लिए जो-जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, आप वो बच्चे को करवा सकते हो। लास्ट वन इज़ पेरेंट मीडिएटेड इंटरवेंशंस। थेरेपी को अब हमने क्लासरूम तक महदूद नहीं रखना बल्कि हमने पेरेंट्स को भी ट्रेन करना है कि किस तरह से उन्होंने घर में बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है और उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चा जो है वो अपनी स्किल्स को जर्नलाइज़ कर लेता है, सिर्फ़ क्लासरूम में अच्छा बिहेव नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि आउटसाइड द थेरेपी भी बच्चा कम्युनिकेशन करना सीख लेता है और फिर अगर उसको आप घर से भी बाहर लेकर जाते हैं तो भी वो अपने मैनर्स को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो इन बच्चों को मैनर सिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन जब एक बार ये मैनर सीख लेते हैं, तो फिर ये अच्छे से उसको फ़ॉलो कर लेते हैं। लास्ट वन इज़ स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट जो कि इम्प्रूव करती है एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज, ठीक है? रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है कि जो हम चीज़ें या जो लैंग्वेज हम रिसीव कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और एक्सप्रेसिव क्या है, जो हम अपनी नीड्स को लैंग्वेज के थ्रू जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? अब ये आप डिफरेंट तरीके से करवा सकते हो, ठीक है? गेम्स के थ्रू करवा सकते हो, देन आप विजुअल कार्ड्स के थ्रू करवा सकते हो या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करवा सकते हो। देन आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एक-एक बच्चे से जब टास्क कंप्लीट करवाते हो, तो वहाँ पे बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज भी सीखता है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी सीखता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है? फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो है उसपे एंग्री इमोजी बना हुआ है, ठीक है? तो अब हम बच्चे को सिखाएँगे कि ये एंग्री इमोजी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप खुद का भी फेस एंग्री बना के बच्चे को सिखा सकते हैं और पिक्चर के थ्रू भी बता सकते हैं कि ये एंग्री है, ठीक है? जब आप अपना फेस भी एंग्री वाला बनाएँगे तो बच्चा उससे नॉन वर्बल भी सीख रहा है और रिसेप्टिव लैंग्वेज भी सीख रहा है, ठीक है? देन आप उसको कहते हैं कि दिस वन इज़ क्राइंग, ठीक है? आप क्राई वाला फेस जिस तरह आँखों पे उँगलियाँ रख के हम लोग शो करते हैं जैसे हम रो रहे हैं, तो इस तरह कर से करके आप एक्ट कर सकते हो ताकि बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। देन हमारे पास सैड वाला आता है, ठीक है? फिर आप सैड का एक्ट करके आप बच्चे को कह सकते हैं ये सैड है, ठीक है? देन लास्ट में हमारे पास हैप्पी वाला आता है। जब हैप्पी वाला आता है तो आप फ़ौरन से हैप्पी हो जाते हो, आपका फेस भी फ़ौरन से हैप्पी हो जाता है और आप बच्चे को भी इस तरह से इंटरैक्ट कराते हो कि उसके भी फेस पे स्माइल आ जाती है, ठीक है? तो ये जितनी आपकी स्किल्स होंगी उतना ही अच्छा आप बच्चे से इंटरैक्ट कर पाओगे और जितना आप हैप्पीली बच्चे से इंटरैक्ट करोगे उतना ही बच्चा चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड करेगा। तो जितना इंटरैक्टिव सेशन हो सकता है आपको बनाना है
ताकि बच्चे की आपके साथ अच्छी रेपो बिल्ड हो जाए और बच्चा अच्छे तरीके से आपकी कमांड फ़ॉलो करे, ठीक है? जब आपने बच्चे को ये चीज़ें सिखा दी, ठीक है? फिर आपने वन बाय वन इस बच्चे को यही चीज़ें, यही इमोजीज़ एक्सप्रेस करना भी सिखाना है। जैसे हैप्पी वाला इमोजी आप उसको दिखाएँगे तो आपने उसको फ़ौरन से कहना हैप्पी हैप्पी, तो वो इस तरह से करके वो हैप्पी हो जाएगा, ठीक है? उसके फ़ेस पे स्माइल आ जाएगी, ठीक है? तो अगेन जितनी आपकी अच्छी स्किल्स होंगी, उतना ही अच्छा आप इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। ऑटिज़्म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।